वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के बारे में। ये टॉपिक आपकी तीनों ही यूनिफॉर्म को दिलाने में मदद करेगा, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की, थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईएनएल एंड डायरेक्टर आर्मी। चलिए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट के बारे में कहाँ बात की गई है, सबसे पहले ये समझें। पार्ट 6 में बात की गई है चैप्टर 5 के अंदर आर्टिकल 214 से 232 तक। अब इसमें अगर हम आगे चलें तो जो हाई कोर्ट होता है वो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है स्टेट के अंदर अंडर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कोई कोर्ट जो सबसे बड़ी होगी पूरे स्टेट में वो होगी हाई कोर्ट। इसके बाद पहली हाई कोर्ट कहां बनी? वो बनी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ईयर था 1862, ये आपको याद रखना है। अब इसके 4 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बनी। ये भी आपसे पूछा जाएगा, आप सोचोगे यार फर्स्ट ही पूछा जाएगा, ये वाला नहीं पूछा जाएगा। नहीं, ये पूछा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बनी 1866 में और पहली हाई कोर्ट बनी 1862 के अंदर, होती कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। याद रखना इस बात को। अगली बात जो कही गई है वो 7th अमेंडमेंट में कि 1956 के अंदर कि ये पास हुआ पार्लियामेंट से कि जो हाई कोर्ट है वो एक से ज्यादा स्टेट का भी हो सकता है। मतलब सोच के देखिए, ये एक कोर्ट है हाई कोर्ट, इसको पंजाब का भी बनाना है और हमें हरियाणा का भी बनाना है। तो ये बात पॉसिबल है कि एक हाई कोर्ट दो स्टेट को गवर्न करे, दोनों की स्टेट की जुडिशियली को देखे। ये बात पॉसिबल है। इसके बाद आज की तारीख में कितने हाई कोर्ट हमारे पूरे देश में? वो है 25। अब इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखिए, हमारे देश में जैसे आपको बोला कि दो स्टेट के, दो से ज्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी स्टेट हैं ये आपको याद रखनी है। जैसे पहला अगर हम स्टेट की बात करें तो आप देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा का भी है, गोवा एक अलग स्टेट है। उसके बाद दादरा एंड नागर हवेली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। फिर दमन एंड दीव, एंड फिर महाराष्ट्र की तो है ही वो। अब जरा बात नोटिस करेंगे आप, आज की तारीख में हम कहते हैं बॉम्बे को मुंबई, बट इसके हाई कोर्ट को हम कहते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। तो कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी बात, जो हाई कोर्ट होता है उसकी बेंचेस अलग अलग जगह होती हैं। बेंचेस मतलब ब्रांचेस। जुडिशियल टर्म में बेंचेस को ब्रांचेस कहा जाता है। अब एक तो मेन हाई कोर्ट की बेंच हो गई मुंबई के अंदर, बाकी कहाँ होंगी? बाकी है औरंगाबाद में, नागपुर में, पांची में। पांची कहां पर है? गोवा में। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यही बात जो मैंने बेंच की आपको बोली है, ये बात आप यूपी वाले केस में भी दे सकते हैं। जो मेन उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद में, पर उसकी एक बेंच कहां पर है? लखनऊ में भी। अब इसमें हम आगे चलें, कलकत्ता की देखें आप। कलकत्ता का नाम क्या है? कोलकाता। बट उसकी जो मैं मेन कह रहा हूं, मतलब उसकी जो ब्रांचेस हैं वो हैं पोर्ट ब्लेयर में एंड जलपा जलपाईगुड़ी। मेरी टंग फिसल गई थी, मैं दोबारा बोलता हूँ, जलपाईगुड़ी यहाँ पर है। और ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसके अंदर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी आती है? वो है अंडमान निकोबार आइलैंड एंड दूसरा पूरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। बट अब यहाँ पर आप एक चेंज देखोगे, दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसकी अपनी अलग एक हाई कोर्ट है, वो किसी के अंडर नहीं आता। जैसे कलकत्ता के अंदर अंडमान निकोबार आ रहा था और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर दादरा नागर हवेली आ रहा था, ऐसे दिल्ली एक अलग सेपरेट हाई कोर्ट अपनी रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ये पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल यह है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट कौन कौन से स्टेट का हाई कोर्ट है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये स्टेट्स हैं, तो इनमें से ऑड मैन आउट करके आएगा। आप देखेंगे यहाँ इसमें सिक्किम नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब अगली हमारी जो हाई कोर्ट है वो है कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट में जो बेंचेस हैं वो हैं धारवाड़ एंड गुलबर्गा। इसके बाद हम आगे चलें, ऐसी मध्य प्रदेश है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्वालियर और इंदौर दोनों जगह है। अब इस पर आगे चलें, यहाँ पर हमारी जो हाई कोर्ट अब अगली बचेगी वो है, यस ये देखिए, सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम की हाई कोर्ट सिक्किम में ही है, गैंगटॉक के अंदर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रखनी, मैंने आपको बोला था ना नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर सिक्किम नहीं है, तो यहाँ से आपको ऑड वन आउट रखना है। यहाँ पर देखिए त्रिपुरा भी नहीं है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि गुवाहाटी में जो हाई कोर्ट है वो त्रिपुरा और सिक्किम की हाई कोर्ट को नहीं लेती, इन दोनों की अपनी अलग हाई कोर्ट होती है। यहाँ पर आपको बात याद रखनी, देखिए त्रिपुरा की अलग हाई कोर्ट है अगरतला में। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। जो हाई कोर्ट का जज होता है ना, वो ऐसे नहीं है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की 5 साल आएंगे उसके बाद चले जाएंगे फिर इलेक्शन लड़के आएंगे। नहीं, वो परमानेंट सीट रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होते हैं। वो एक सर्टेन एज तक वो रहते हैं, वो एज है 62। ये बात याद रखनी है, हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद वो होल्ड नहीं करते ऑफिस अंडर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है कि भाई इन्हें अपॉइंटमेंट तो भले ही प्रेसिडेंट देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं। जज को हटाना बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के हम अगर देखें तो उसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा जो मेन पार्लियामेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, उसमें लोकसभा के अंदर कम से कम 100 वोट्स चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 वोट, दोनों में से कोई एक चाहिए। अब ये जब हो जाता है उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास होना होता है पार्लियामेंट से। फिर लोकसभा जो स्पीकर होते हैं वो एक कमिटी बिठाते हैं, उस कमिटी में जब मंजूरी आती है कि हाँ जी ये जो कोर्ट का जज है ये सही नहीं है, तब ये हटता है। ये अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी। आगे चलते हैं। अब जो इनकी सैलरी अलाउंसेस और पेंशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारी पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा, वो तय करती है कि इन्हें पेंशन अलाउंसेस और सैलरी कितनी मिलेगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगली होती है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। सबसे पहले तो हिंदुस्तान का सिटीजन हो। दूसरी बात, जुडिशियल ऑफिस उसने मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज वो कम से कम 10 साल रहा हो। तीसरी बात, या वो एडवोकेट हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल रहा हो। इसमें एक तीसरी बात और है, चौथी बात और है, वो ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि कोई एक बेहतरीन वकील है तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। बट यहाँ पर वो बात नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि उसके पास 10 साल का टेन्योर नहीं है पर वो बेहतरीन वकील है, तो भी हम उसे हाई कोर्ट का जज नहीं बना सकते। बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में अगर बेहतरीन वकील है तो हम उसे जज बना सकते हैं, अगर वो यहाँ पर हाई कोर्ट में बेहतरीन वकील है हो भी तो भी हम उसे हाई कोर्ट का जज नहीं बना सकते। बहुत बात दिमाग में रखने वाली, वरना कंफ्यूज किया जाएगा एग्जाम में इसको लेके। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। देखिए, जो अपॉइंटमेंट होता है वो तो प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब जो ऑफर लेटर आता है ना हाई कोर्ट वाले जज का, तो वो कौन साइन कर देता है, प्रेसिडेंट। बट उसको पूरा अपॉइंट करने का एक पूरा प्रोसीजर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को और उनकी कंसल्टेशन लेते हैं, मतलब कंफर्मेशन। यहाँ पर कंसल्टेशन से मतलब है कंफर्मेशन लेते हैं कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर इस बात पे एग्री करें कि इस इंसान को हाई कोर्ट का जज बनाना। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मान लो दो स्टेट है, मान लो पंजाब और हरियाणा। अब इसका हाई कोर्ट का जज बनाना है, कैसे बनाए। देखो, दोनों जो स्टेट है उनके गवर्नर को बुलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाएंगे, इनसे कंसर्न लेंगे, मतलब पूरी कंफर्मेशन लेंगे कि भाई इसे हम हाई कोर्ट का जज बना दें, और वो कहेंगे हाँ, तो प्रेसिडेंट उनको अपने हाथ से साइन करा हुआ अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। ये कहानी है। अब इसमें हम आगे चलें। ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाते हैं गवर्नर। याद रखना मैंने क्या बोला, ओथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के जज को गवर्नर। अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। यहां तक की बात आपको कंफर्म हो रही होगी। इसके बाद यहां पर मैंने टेन्योर के बारे में बोला था कि ये टेन्योर 62 ईयर्स तक होता है। इसमें एक बहुत ही बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसका टेन्योर होता है 65 ईयर्स तक। यहां पर एक फर्क है। और ये कौन से अमेंडमेंट में आया था? ये आया था 15 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। ये भी बात आपको याद रखनी है। यहां से हम अगर आगे चलें तो जो एक हाई कोर्ट का जज होता है उसकी सैलरी होती है 2,50,000। मतलब यहां पर मैं आपको क्लियर करता हूं, आपको दो सैलरी दिख रही है ना, एक 2,25,000 और एक 2,50,000। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही हाई कोर्ट में होता है, एक होते हैं हाई कोर्ट के जजेस, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या मैं कहूं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होता है ना, उसे हम देते हैं सैलरी 2,50,000। बट जो हाई कोर्ट का खाली जज होता है सिंपल, उसे हम देते हैं 2,25,000 रुपए। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो सैलरी होती है हाई कोर्ट के जज की, वो पार्लियामेंट में डिसाइड होती है, और उसे देता कौन है? स्टेट। मतलब डिसाइड कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी लोकसभा या राज्यसभा, और उस सैलरी को दे रही है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें बात करें पेंशन कौन देता है। देखिए, पेंशन देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब जरा मैं इस बात को क्लियर करता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। मान लो यूपी के कोई हाई कोर्ट के जज है, तो इनको सैलरी कौन देगा? यूपी गवर्नमेंट, मतलब आदित्यनाथ योगी जी इनको सैलरी देंगे। बट इनकी सैलरी डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा पार्लियामेंट। कौन? लोकसभा या राज्यसभा। यहां तक बात क्लियर है। अब ये जो हाई कोर्ट के जज है रिटायर्ड हो जाते हैं, अब इनको पेंशन कौन देगा? इनको पेंशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे चलें। जो सैलरीज होती हैं
नहीं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो जाएगी वरना कामा का। अब आते हैं रेजिग्नेशन की। अगर मान लो एक हाई कोर्ट के जज को अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, ना कि गवर्नर को। माइंडेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो भी प्रेसिडेंट को देगा और हाई कोर्ट का जज भी प्रेसिडेंट को देगा, नो कंफ्यूजन। आगे चलते हैं। जज कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस क्या मतलब। इम्पीचमेंट मतलब हाई कोर्ट को कैसे, हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाए। ज्यादा क्लैरिटी के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं, वही सिंपल डिट्टो प्रोसीजर हमारे हाई कोर्ट का जज का है। ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे होता है, देखिए अगर मान लीजिए किसी जज को ट्रांसफर करना है तो प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे सलाह लेंगे, यार मुझे ना इस वाले जो हाई कोर्ट का जो जज है इसका ट्रांसफर करना है पंजाब से यूपी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा हाँ ठीक है कर दो, तो वो उस पर साइन कर देंगे ट्रांसफर लेटर पे और वो जाके यूपी में ज्वाइनिंग ले लेगा। ये बात हो गई। अब आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये क्या होता है, देखिए हम बात करेंगे कि इनका जो सैलरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो तो हम बात कर चुके हैं, सिक्योरिटी बात हो गई, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट बात हो गई, बट ये कुछ और बातों में भी पावर रखते हैं। मान लीजिए हाई कोर्ट में किसी का मतलब अपॉइंटमेंट करना है तो इसके लिए कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ना ही स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वो अपना ही एग्जाम रखते हैं जिससे वो डिस्ट्रिक्ट के जज या हाई कोर्ट में किसी स्टाफ क्लर्क इनको अगर रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। अब एक बात और है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जैसे सीएम है या डिप्टी सीएम है या कोई मिनिस्टर है, उनका कोई भी ताकत नहीं होती हाई कोर्ट के जज पे कि वो कहते हैं हाई कोर्ट के जज को चलो इस पे ना ये वाला बयान दे दो और यहाँ पे छुट्टी पाओ, केस बंद करो। ये नहीं कर सकते सीएम या डिप्टी सीएम या कोई मिनिस्टर। हाई कोर्ट को अपनी फ्रीडम होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अपने रिगार्डिंग, अगर उनको जो सही लग रहा है, उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता। आगे चलते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। देखिए पूरी जो पावर एंड फंक्शन है वो 7 पार्ट में डिवाइडेड है। 7वां जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है वो सबसे अलग है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में नहीं पढ़ा था। अब वो क्या है वो जरा देखते हैं। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। इसमें क्या होता है, जो हाई कोर्ट होता है वो हियर करता है डिस्प्यूट को, बट फर्स्ट इंस्टांस में नहीं। मतलब आपने अगर कोई केस आपको रखना है तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां अपनी बात रखेंगे। अगर वहां आप हार जाते हैं और अनसेटिस्फाई महसूस करते हैं तो आप हाई कोर्ट में आएंगे। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हम डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो क्या है, विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनीज के लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रखा है तो हम जा सकते हैं। या एमपीज या एमएलए के इलेक्शन हो रहे हों, उसमें कुछ गड़बड़ या धांधली हो गई, उसमें जा सकता है। रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें अगर कोई दिक्कत है उसमें जा सकते हैं। स्टेट के अंदर अगर कोई फंडामेंटल राइट मतलब वॉलेट हो रही है आपकी, राइट टू लाइफ या कोई भी, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मान लो अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात समझ नहीं आ रही है और दो तर्क निकल रहे हैं उसके, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां से आप एक जजमेंट लेकर आ सकते हैं कि इस लॉ का ये मतलब है। तो इन चीजों के लिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। आगे चलते हैं। रेट जुरिसडिक्शन। देखिए रेट क्या होता है, रेट मतलब होता है हंटर, चाबुक। वो देता है कुछ पावर जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेंट्रोय, प्रोहिबिशन एंड कोटा वारंटो। ये क्या होती हैं, ये वो राइट है या मैं कहूं ये वो हंटर है जिनसे आप अपनी फंडामेंटल राइट्स बचा सकते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज है। हाई कोर्ट तो खाली सिर्फ अपनी फंडामेंटल राइट्स को बचाने की ताकत देता है, बट यहाँ पर हाई कोर्ट पे एक एडिशनल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। क्या है वो, कि सुप्रीम कोर्ट तो खाली फंडामेंटल राइट में ही रिट्स का यूज कर सकता है, बट हाई कोर्ट यहाँ पर अगर मान लो कोई ऑर्डिनरी लीगल राइट और है जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, अगर वो भी राइट अगर वॉलेट हो रही है तो यहाँ पर भी वो रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेट को आपको डिटेल में समझना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर वैसे बता देता हूँ। जो हैबेस कॉर्पस होती है वो ये कहती है, मान लो किसी को पुलिस ने अनलॉफुली अंदर कर लिया हो तो कोर्ट ये कहती है कि पुलिस से इस इंसान को लेकर आओ, ये इंसान जिंदा है, कहां है ये इंसान। तो हैबेस कॉर्पस उसको प्रेजेंट करने में मदद करती है। ये पहली पावर है। अब बात करते हैं मैंडेबस। मैंडेबस क्या होता है, कमांड टू डू द वर्क। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक पर्टिकुलर काम करने का ऑर्डर दे सकती है, वो उसे मना नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सेरिटोरी। सेरिटोरी क्या होता है, ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड।
मतलब एक पर्सन कोई लोअर कोर्ट में केस लड़ रहा है, उसको लग रहा है वहां पर उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला है, उसके फेवर में जो जज ने फेवर नहीं किया है, तो वो क्या कर सकता है, हायर कोर्ट में जा सकता है। अब होता है अगला क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या होता है, वारंट प्रेजेंट करना। मान लो पुलिस अरेस्ट करने आती है, तो आपने फिल्मों में देखा होगा वारंट है क्या तुम्हारे पास, वो इसी वारंट की बात कर रही है। अगला होता है प्रोहिबिशन। मान लो कोई हायर कोर्ट है, वो किसी लोअर कोर्ट को रोक सकती है कि इसकी अभी प्रोसीडिंग रोक दी जाए, ये इसको ताकत होती है। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आती हैं रेट के अंदर। रेट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वो है अपील जुरिसडिक्शन। अपील जुरिसडिक्शन क्या होता है, देखिए जो प्राइमरी कोर्ट होते हैं उसमें आप अपनी बात अपील रख सकते हैं कि भाई हमें फलाना आदमी ने धमकी दी और हम अपनी बात रखना चाहते हैं, ठीक है। बट मान लो इसके सबॉर्डिनेट की जो कोर्ट का डिसीजन है वो आपको पसंद नहीं आया, तो आप हायर कोर्ट जा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट मतलब हायर कोर्ट पे भी एक ताकत है कि मान लो उन्हें अगर लग रहा है कि जो निचले वाला जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, तो डायरेक्टली बिना किसी से पूछे वो उसी केस को अपने अंडर ला सकते हैं और उस पर अपना फैसला सुना सकते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि खाली वकालत करने का काम नहीं होगा, अब आपको बाकी जो आपके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनका भी आपको हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि वहां पर काम कैसा चल रहा है। अब वहां पर क्या क्या करते हैं वो, देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए कोई दिक्कत आई, जैसे मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम ढंग से चल रहा है, तो उसका केस उठा के अपने अंडर ले आएंगे। दूसरा, जनरल रूल्स रेगुलेशन प्रैक्टिस, इन बात का ध्यान रखेंगे कि ये काम ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे जो रिकॉर्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे केसेस के, मतलब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस हुआ पर उसको रिकॉर्ड नहीं करा जा रहा, तो इस पे जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, इनका होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात और आखिरी कि जो इसमें जो क्लर्क होते हैं, ऑफिसर होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, उनकी जो फीस है या पेज हैं उनका ध्यान हाई कोर्ट ही रखता है। यहां तक की बात आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना हो या उसका प्रमोशन करना हो, कोई अपॉइंटमेंट करना हो, तो ये हमारे हाई कोर्ट के जज के अंदर आता है। वो गवर्नर के साथ कंसल्ट करते हैं और फाइनल डिसीजन लेते हैं कि उसका प्रमोशन, अपॉइंटमेंट या उसकी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, किसके केस में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज में। आगे चलते हैं। इसमें एक बात और है कि अगर कोई केस पेंडिंग चल रहा है या उसका इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सही नहीं आ रहा, तो वो अपने अंडर ले सकते हैं। तीसरा ये है कि मान लो अगर हाई कोर्ट ने किसी चीज पे कोई जजमेंट दे दी, तो वो सभी चीजें डिक्लेयर हो जाती हैं सभी कोर्ट्स के लिए और वो सभी कोर्ट्स उस बात को मानेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करता। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस लॉ में बदलाव लाने की जरूरत है या ये जो जजमेंट आया है इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, तभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको सारे के सारे जो दस्तावेज होते हैं हर हर केस के, वो संभाल के रखने होते हैं। पहले तो हाई कोर्ट क्या करवा रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कह रहा था कि अपने अपने सारे जो केसेस के रिकॉर्ड है ढंग से रखो। अब वो कह रहा है कि मैं अपने अंडर जितने भी केसेस आएंगे उनका भी ध्यान रखूंगा और इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि जो ये लीगल केसेस में इनको मतलब इनकी जो प्रेफरेंसेस हैं या इनकी जो रेफरेंसेस हैं इसका इस्तेमाल हो और वो ढंग से हो रहा हो और इन सबको लीगल राइट है। मतलब अगर मान लो 90s में कोई क्राइम हुआ था और जिसमें कोई जजमेंट आई थी, अब उस जजमेंट का प्रूफ वापस 2019 में दोबारा लिया जा सकता है और उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा और उसके ऊपर जजमेंट भी दिया जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लो, अब आखिरी बात, केस का मतलब कोर्ट का कोई भी कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो उसको या तो इम्प्रिजमेंट हो जाएगी या उसको फाइन देना पड़ेगा या दोनों देने पड़ेंगे। इम्प्रिजमेंट है यहाँ पर 6 महीने की। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आखिरी है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है कि कोर्ट में ये ताकत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ जो पार्लियामेंट के द्वारा है उसको वो चेंज कर सकता है। मतलब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोकसभा या राज्यसभा है उसने कोई कानून बना दिया, उसको पूरी तरह से बदल सकता है कि नहीं ये गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा है और ये अलाउ नहीं है। अब मान लो स्टेट गवर्नमेंट बनाए तो जब सेंट्रल का कर सकता है तो स्टेट का भी वो कर सकता है और ये बात पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाती है। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू वाली बात है
ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये मेंशन है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 226 में, कि जुडिशियल रिव्यू मतलब कानून में संशोधन लाया जा सकता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं 42 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो 1976 में इंदिरा गांधी लाई थी। जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो उन्होंने हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ताकत छीन ली थी कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। जुडिशियल रिव्यू मतलब कानून में फेरबदल कर सके हाई कोर्ट। जब 43 अमेंडमेंट आया, मतलब जब इंदिरा गांधी हार गई, तो नया अमेंडमेंट लाया गया और ये बात सारी रिस्टोर कर दी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स या किसी भी चीज का उल्लंघन हो रहा है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसे चेंज कर सकते हैं और वापस नॉर्मल कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स को सबसे ऊपर ला सकते हैं। इस बात पे ध्यान दिया गया। ओके, अब आखिरी आपको दो बात याद रखनी है। वो क्या है, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बीमार है, तो क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को उठा के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना सकता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर एब्सेंट है या वो मरवरा गया है, तो टेम्परेली प्रेसिडेंट किसी भी हाई कोर्ट के जज को सीजी बना सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए, जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अगर लगता है कि हमारे हाई कोर्ट में जजेस की कमी है, जैसे आज की तारीख में 1/3 जज हाई कोर्ट में कम है, तो वो किसी भी रिटायर्ड जज को वापस बुला सकते हैं टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उनके लिए जो कंडीशंस होंगी वो अलग से डिसाइड की जाएंगी। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। पहला कि सीजी अगर एब्सेंट है हाई कोर्ट का, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी हाई कोर्ट के जज को सीजी ऑफ हाई कोर्ट बना सकते हैं। अगर मान लो सीजी को लग रहा है हाई कोर्ट में जजेस कम है, तो वो पुराने किसी भी रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? देखिए, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे तीनों एक साथ बने थे, इलाहाबाद बाद में बना था, तो आंसर हो गया डी। आगे, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया करेंटली? देखिए 24 नहीं है, 25 है, यहाँ पर करेक्शन है, तो आंसर हो गया सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए, पहला है इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट इंडिया वाज फर्स्ट फॉर्म इन 1862। ओके, ये बात तो सही है। 1862 में क्या बना था? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। ठीक है। आर्टिकल 214 से 231 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है हाई कोर्ट के बारे में, ये बात भी सही है। ओनली दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर खुद का हाई कोर्ट है, ये बात भी सही है। जो डी अब स्टेटमेंट क्या है, ओनली पार्लियामेंट डिटरमाइन नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, तो ये बात गलत हो गई। पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करता कि जज कितने होंगे हाई कोर्ट में, पार्लियामेंट सिर्फ सैलरी और अलाउंसेस डिसाइड करता है। आगे, हु कैन एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? कौन एक्सटेंड कर सकता है जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट? इसका आंसर हो गया ए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हु डज द पार्टिसिपेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? देखो, प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट जाके बात करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर से। जब इन सबकी कंसल्ट एक बराबर होती है, मतलब एक पे जाके रुकती है कि भाई इसको हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? तो यहाँ पर देखिए, गवर्नर लेता है पार्ट चीफ जस्टिस में, हाई कोर्ट भी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेता है पार्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लेता है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं ले सकता डिसीजन कि हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। Which one of the following statement is not true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? The governor of administrator the high court judge, जो गवर्नर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है हाई कोर्ट जज का। ओके। The judge of the high court submits his resignation letter to chief justice of the same court, ये बात गलत है। आपको याद होगा, जो हाई कोर्ट जज होता है वो अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। बाकी वैसे लिखी क्या है वो समझ लीजिए कि जो हाई कोर्ट का जज होता है 62 ईयर्स तक होता है, ये बात सही है। नो हाई कोर्ट जज हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, ये बात भी सही है। किसी भी हाई कोर्ट के जज को आज तक रिमूव नहीं करा गया है। ऑन विच ग्राउंड अ हाई कोर्ट जज कैन बी इम्पीच? किन बातों पे हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है? प्रूवन मिसकंडक्ट या बी इनकम्पेटेंसी? तो बोथ सही है। अगर मान लो लगता है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वो अपना जो जवाब है वो ढंग से नहीं दे रहे या अपना जजमेंट ढंग से नहीं दे रहे, तो उन्हें हटाया जाता है। इनकॉम्पिटेंट मतलब उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है। इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं किया कि इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या है। मतलब यही हो गया कि अपने काम करने में ढंग के नहीं है वो। तो अगर इन दोनों में से कोई भी बात लगती है तो उनको हटा दिया जाएगा। आगे, हाउ कैन द हाई कोर्ट जज बी रिमूव? कैसे एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है? ए, रेजोल्यूशन पास बाय जनरल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ओके,
ये कुछ खास मजबूत नहीं लग रहा। मैंने आपको बताया था 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए लोकसभा में या राज्यसभा में 50 लोगों का चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर मांगेंगे कि हमें आप 2/3 मेजोरिटी दें, 2/3 मेजोरिटी आएगी, फिर एक कमेटी बिठाएंगे लोकसभा के स्पीकर, तब जाके कहानी होगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? भी कह रहा है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी नहीं लग रहा। रेजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, ये भी नहीं लग रहा। ओके, रेजोल्यूशन पास बाय द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी, ये सही है। जो 2/3 मेजोरिटी होती है ना, उसे हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। अगर मान लो सिर्फ 50% वोट चाहिए, मतलब हाफ वोट चाहिए, तो हम कहेंगे सिंपल मेजोरिटी। ये बात आपको याद रखनी है। तो आंसर होगी डी। अगला, द हाई कोर्ट जज गेट द पेंशन फ्रॉम, हाई कोर्ट जज को पेंशन कहां से मिलती है? देखो, तनख्वाह कहां से मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट से, बट पेंशन कहां से मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो इंडिया एक्यूमुलेटेड फंड, ओके। बी फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ द स्टेट, गलत। फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, किसके, ये नहीं बताया, तो यहाँ पर छोड़ दो। डी नन ऑफ द फॉलोइंग, सो ए इज द आंसर। इंडिया एक्यूमुलेटेड फंड से आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिए, सारे क्वेश्चंस मैंने इन किताबों से लिए थे, एडवांस ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव या दिशा पब्लिकेशन की किताब एंड लूसेंट की। रीजन बिहाइंड क्या है? यूपीएससी क्या करता है, अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, वो सिर्फ अपने कंसेप्ट रिपीट करता है। इन सभी बुक्स के अंदर सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने यहां से पिक किए और आपके सामने प्रेजेंट किए। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और बेहतर बनना है, तो आपको इनमें से कोई किताब चाहिए ही होगी। ये होता है वीडियो का एंड। जय हिंद।